पता होता जॉर्डन कौन है। आप मेरे से सवाल ना पूछते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ एवरीवन शुड बी लुकिंग एट द बोर्ड। आई नीड योर हादिया, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। रीम और मिनल इधर देखना है। आपस में बात नहीं करनी, आपस का कोई कोई सवाल आपस में नहीं हो सकता, सिर्फ मुझसे सवाल हो सकता। ठीक है। आप सोचें कि मैं क्लास में ये बात बर्दाश्त नहीं करता कि आपका ध्यान मेरे अलावा किसी और पे हो। अल्लाह मियाँ ये बात मालिक होने के बावजूद कैसे इस बात को बर्दाश्त करे कि उसके बंदे उसके अलावा किसी की इबादत करें। है कि नहीं है? इस हाँ ठीक है। खुद भी साइलेंट हो जाना, ठीक है। खैर, तो ऐसी बाय द वे मुझे ख्याल आ गया। अब जरा लेट अस रिकैप अ लिटिल बिट टू मूव फॉरवर्ड। मैंने आपको बहुत कुछ बताया मैथ्स का अभी तक। मुझे उसमें से आगे टॉपिक पढ़ाने के लिए जो चीज चाहिए उसको रिकैप करने लगा। यार ये रीम देखो ना, फिर यार मैं देखो, मैं टाइम आपके ऊपर बोलने पे नहीं वेस्ट करूंगा, मुझे इस पे वेस्ट करना है यार। ठीक है। इधर ध्यान दो। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप चुप करके बैठी हुई हैं। चुप करके आप बाहर भी बैठ सकती हैं, मुझे ध्यान इधर चाहिए यार। चाहिए। अगर आपको लगता है ना मैं आपको बोलने से इतराज है, मुझे आपको बोलने से कोई इतराज नहीं है। मुझे इतराज इस बात से आपका ध्यान मेरी तरफ है कि नहीं। आप समझे मैं वो अटेंशन सीकर टाइप नहीं होते, वो जो यू नो द पीपल हु आर divas, है ना आइरीन? दैट टेंशन सीकर काइंड ऑफ, आप ऐसा समझ लें, जो मर्जी समझ लें, नेगेटिव ही कुछ समझ लें, लेकिन ध्यान आपने बोर्ड की तरफ रखना है। इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना। समझे, नमाज पढ़ रहे हैं और शैतान बार बार वसवसा डाल रहा है कुछ और सोचने का। आपने कुछ और नहीं सोचना है, इधर सोचना है। अगर कुछ और सोचना है तो फिर ना वो बाहर बैठना है। ठीक है। लेट मी recap a few things. In fact, just a couple of things. Quantities are interdependent. क्वांटिटीज इंटरडिपेंडेंट हो सकती है। क्वांटिटीज इंटरडिपेंडेंट हो सकती। What is एक क्वांटिटी के interdependent? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, एक के कम होने से दूसरी क्वांटिटी। तो इंक्रीज हम कह लेते हैं, लेट ए एंड बी टू सेपरेट क्वांटिटीज। टू सेपरेट क्वांटिटीज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं डिफरेंट हुआ, ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब दोनों ही एप्पल्स हैं शायद। और इन सम केसेस लेट्स से ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट है, बट दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। अब ए एंड बी आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों क्वांटिटीज है ना। अगर इंटरडिपेंडेंट नहीं है ना, क्या है पेन इधर देख, अगर इंटरडिपेंडेंट नहीं है ना, मिसाल के तौर पे अगर किसी और शख्स का बाप फौत हो जाए तो आप यतीम होते हैं उससे? नहीं होते ना। लेकिन अगर आपका बाप फौत हो जाए, हम किस केस की अब बात करने वाले हैं? अगर हमने ये देखना है कि बाप फौत होने से कोई असर आता है कि नहीं, तो हम यकीनन ऐसे केस की बात करेंगे जिसमें बाप और बेटा या बाप और बेटी मौजूद है। हम बाकी केसेस को इग्नोर कर देंगे। साइंटिफिक स्टडी का तरीका ये है कि हम आइसोलेशन में स्टडी करते हैं। इट डजंट मीन कि हम बेचारे हैं ही, साइंटिस्ट सारे बेचारे आइसोलेटेड ही होते हैं, इनको कोई लिफ्ट ही कोई नहीं कराता। इट मीन्स हमें चीजों को आइसोलेट करके देखना होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पहले एक साइड नोट पे एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आपको बात समझ आ जाएगी। मैं ये एग्जांपल आई होप पहले डिस्कस कर चुका हूं, नहीं की तब भी कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगी। सपोज दिस इज अ कंटेनर विथ डिफरेंट टाइप्स, बल्कि डिफरेंट टाइप्स की बजाय और अच्छा लफ्ज क्या लिख देते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लिक्विड poured into it.
ये एक कंटेनर है जिसमें हमने डिफरेंट कलर के लिक्विड्स डाल दिए हैं। सपोज हमने इसके अंदर ग्रीन कलर डाला है, हमने इसके अंदर ब्लू कलर डाला है, हमने इसके अंदर व्हाइट कलर डाला है। एक सेकंड प्लीज। हमने इसके अंदर ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। somebody was saying सर कुछ पूछना है ना? खैर है, उसको एक मिनट बाद। डोंट वरी अबाउट इट। हमने रेड भी उसके अंदर डाल दिया है। देयर आर सो मेनी लिक्विड्स जो हमने इसके अंदर डाल दिए। विल इट हैव अ फाइनल कलर? इसके अंदर कोई फाइनल कलर Yes, होगा? sir. वो एक सिंगुलर Yes, कलर sir. शेड होगा या वो डिफरेंट शेड्स हमें अलग अलग नजर आ रहे होंगे? डिफरेंट शेड्स अलग अलग Singular. नजर आ रहे होंगे। अगर वो डिफरेंट शेड्स अलग अलग नजर आ रहे हैं दैट मींस वो आपस में लिक्विड्स मिक्स नहीं हुए। वो लिक्विड्स मिक्स, अगर वो अलग अलग नजर आ रहे हैं तो लिक्विड्स मिक्स नहीं हुए। अगर वो मिक्स हो गए हैं तो लिक्विड्स का जो भी कलर बनेगा शेड एक ही नजर आएगा। आर वी गुड सो फार? अब फिर आप पूछेंगे सर मेकअप की एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, बट यू गाइस नो दिस राइट। हम डिफरेंट शेड्स अप्लाई जब कर रहे होते हैं अपने चीक्स पे तो फाइनली एक ही शेड अपीयर होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे शेड्स अलग अलग नजर आ रहे हो। अगर अब होता है ना हम डिफरेंट शेड्स अप्लाई करती हैं चीक्स के ऊपर, मतलब पहले बिल्कुल बेस का एक कलर होता है, हर किसी का अलग अलग कलर आता है। यू वांट टू टिंट अप्लाई करते हैं, यू नो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू अप्लाई ऑन टू गेट अ फाइनल शेड, राइट? ये आईज पे भी होता है कभी कभी, वट एवर काइंड ऑफ मेकअप यू। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हम कहते हैं मिक्स नहीं हुआ, यू बिकम अ जोकर। जोकर के चेहरे पे जो कलर होता है वो मिक्स नहीं हुआ होता। यू नो दैट राइट? लेकिन जब आप इसको इसका मतलब है मैं इस टाइम इंटरडिपेंडेंट की अगर बात कर रहा हूं तो मैं मिक्स्ड वालों की बात कर रहा हूँ, अनमिक्स्ड वालों की बात। अब वो जो फाइनल शेड है, मैंने जो 4 या 5 कलर्स डाले हैं उनमें से कोई एक ना डालता तो वो फाइनल शेड क्या अभी भी वही होता या डिफरेंट होता? हाँ? इसका मतलब Different. एवरी कलर, इसका मतलब है एवरी कलर हैज एन इम्पैक्ट। इसके अंदर एवरी कलर हैज एन इम्पैक्ट, इसके अंदर कोई ना कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर है। वी गुड सो फार? हर कलर का कोई ना कोई इम्पैक्ट है। अब मेरा सवाल ये सुनिएगा जरा, मुझे स्टडी करना है किस कलर का क्या इम्पैक्ट है। बाकियों का अगर मैं सबका इम्पैक्ट स्टडी करना चाहता हूँ, व्हाट इज इजियर? एक एक का इम्पैक्ट अलग अलग स्टडी करूं या सबका कंबाइंड इम्पैक्ट स्टडी करूं? अलग अलग करने से ना, Combined. जैसे हमारे घर में पैसे आते हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा भाई भी कमा रहा है, मेरे अब्बू भी कमा रहे हैं, मेरी अम्मी की भी जॉब करती है, मेरी बहन भी कोई जॉब करती है, हम 5-7 लोग हैं, हम पैसे कमा रहे हैं। आपके सब कई घरों में ऐसे होगा ना, यहाँ चाचू हैं, 4-5 लोग कमा रहे हैं और एक कंबाइंड एक इनकम बन रही है घर की। अगर या आपकी चले एक और एग्जांपल ले लेते, एक बंदा उसकी 4-5 कंपनियां, हर कंपनी से कोई ना कोई उसको इनकम आ रही है। अब वो देखना चाहता है कि कौन सी कंपनी कैसी इनकम लेके आ रही है। सबकी कंबाइंड इनकम चेक करेगी, अलग अलग चेक करे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अलग अलग चेक। अब अलग अलग चेक करने का तरीका पता क्या है? आप बाकी सबकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं। अगर 4 बटन्स चलने से डिफरेंट कलर्स आते हैं इस लाइट के अंदर और वो डिफरेंट कलर्स मिलके कोई फाइनल शेड बनाते हैं और मैंने हर कलर का इंपैक्ट चेक करना है कि कितने परसेंट कौन सा कलर आ रहा है, जारी बात है बाकी 3 को ऑफ करके चेक करूंगा या उसी एक को चेंज कर करके चेक करूंगा। दैट्स हाउ वी वर्क इन साइंस। साइंस में, इन साइंस जो बात आपको इसमें से सिखानी थी वो क्या थी, ये भी काइंड ऑफ एक साइड नोट है। इन साइंटिफिक स्टडी वी स्टडी थिंग्स आफ्टर आइसोलेटिंग देम। हम उन्हें आइसोलेट करते हैं फिर स्टडी करते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन? फॉर दिस, Sir, wait a minute. Let me note it down. एक मिनट में कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको टाइम देता हूँ लिखने। फॉर दिस वी फिक्स एवरीथिंग एल्स in a constant value या at a constant value
and only check and only change the value under study to note its impact. हम जिसको चेक करना चाहते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है या कैसा परफॉर्म कर रहा है, हम उसके अलावा सबको फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, उसको चेंज कर करके चेक करेंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? अब वापस आ जाते हैं कि क्वांटिटीज आर Sir, इंटरडिपेंडेंट। can I क्वांटिटीज क्या like होती हैं? look down? Can I look बेटे down? मैं सेंड कर दूंगा, मेरे पास टाइम कम है, मुझे लेक्चर में रुकना नहीं, मैं ग्रुप में आज भी नोट सेंड कर दूंगा। आपसे जो नोट हो पा रहा है करते जाए, नहीं हो पा रहा आप बाद में कर लीजिएगा। क्वांटिटीज आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट है क्वांटिटीज अगर, तो इसका क्या मतलब है? ए और बी सपोज दो क्वांटिटीज है, ए और बी दो क्वांटिटीज है। इफ वी वांट, बल्कि इससे पहले कि मैं ये बात लिखूं, इंक्रीज इन ए increases B, decrease in A decreases B, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। कल हमने पढ़ा था ना, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है और एक इनवर्स रिलेशन होता है। तो उन रिलेशंस में से मैं आज कौन सा रिलेशन पढ़ने लगा हूं आपके साथ? डायरेक्ट रिलेशन। मेरा आज का टॉपिक डायरेक्ट रिलेशंस है। वी गुड सो फार? मेरा आज का टॉपिक क्या है? तो एक को इंक्रीज करूंगा दूसरा इंक्रीज होगा, और एक को डिक्रीज करूंगा दूसरा। अच्छा, इसके अंदर भी हमने कहा था कि रिलेशनशिप दो तरह का है। एक कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। एक पॉसिबिलिटी क्या है? एक्सपोनेंशियल, कि एक में थोड़ा सा इंक्रीज है उसको, जो दूसरे में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया। और दूसरा क्या है जो मेरा आज का टॉपिक है? लिनियर। मुझे आपसे आज डायरेक्ट रिलेशन स्टडी कराना है, और वो भी कौन सा? लिनियर वाला। इसका मतलब है इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन ए, या देयर विल बी अ फिक्स्ड वैल्यू बिटवीन दोस टू। अगर ए के एक बढ़ने से बी में दो बढ़ रहे हैं तो हमेशा दो ही बढ़ेंगे। अगर एक बढ़ने से बी में एक का इजाफा हो रहा है तो हमेशा एक ही बढ़ेगा। अगर ए में एक के इजाफे से बी में छह का इजाफा होता है तो हमेशा यही इजाफा होगा। दैट्स अ फिक्स्ड लिनियर रिलेशनशिप। कोई कंफ्यूजन? मैं पहले बता चुका कि इसको स्टडी करने का एक मेथड, ग्राफिकल मेथड भी है, और आप देखेंगे कि वेरी सून हम वो मेथड फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। मैथ्स में अलग से भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे, दो तीन बच्चे हैं जो बिजनेस के हैं, तो वो नहीं फिजिक्स में है, लेकिन पढ़ेंगे। इस लिनियर रिलेशनशिप को कैसे स्टडी करना, अब ये हमने देखना है। इस लिनियर रिलेशनशिप में क्या होगा? जब भी आप किसी एक वैल्यू में एक कुछ इजाफा करेंगे, दूसरी में भी इजाफा होगा, एंड दैट इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज फिक्स्ड। दैट इंक्रीज टू ईच अदर इज फिक्स्ड। उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ग्राफिकल है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन बनती है उसके अंदर, लेकिन अभी मुझे अभी आपको बताना है कि एक मेथड है, बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें ये फिक्स होता है। लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या है? आप देखिए, मैं आलू खरीदता हूं, एग्जांपल क्या है मेरे पास? पोटेटोज। इनको मैं रिलेट किससे करा लेता हूं? जो मेरे पास आगे बिल बन रहा है। क्या पोटेटोज बढ़ेंगे तो बिल भी बढ़ेगा? पोटेटोज कम होंगे तो बिल कम होगा? क्या इनका आपस में रिलेशनशिप फिक्स्ड है कि नहीं? यानी क्या ऐसा है कि 1 किलो बढ़ने पे जितना मेरा बिल बढ़ा है, 2 किलो पे उससे डिफरेंट बढ़ेगा, या उतना ही बढ़ेगा? यानी मेरे पास अगर मैं 1 किलो खरीदता हूँ तो 100 रुपए का है, 2 किलो खरीदता हूँ तो 200 रुपए का है, 100 का इंक्रीज है 1 किलो बढ़ाने से। तो तीसरे किलो पे क्या 100 के अलावा कुछ इंक्रीज आएगा? सेम इंक्रीज आएगा ना। पोटेटोज मैंने एक एग्जांपल की, इट कुड बी एनीथिंग, वेजिटेबल्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। इट कुड बी फ्रूट्स एज वेल। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बुक्स हैं। हाँ? मैं बुक्स लिख देता हूँ।
उसका भी तो कोई बिल बनता है ना जब आप बुक्स खरीदते हैं। इधर बेटा, इधर इधर, इसीलिए नहीं समझ आती है फिजिक्स। कि एक किताब खरीदूंगा, लेट्स से वो 3,000 की आती है, दो खरीदूंगा तो कितने की आएंगी? 6,000 की ना। तीन खरीदूंगा तो नो, सेम अमाउंट बढ़ रही है ना। 1,000 खरीदूंगा तो 30,000 बिल बन जाएगा ना। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? 1,000 पे 30,000 नहीं, शायद 3 लाख बिल बन जाएगा। बट यू गेट द आइडिया। इक्वल अमाउंट बढ़ रही है ना, फिक्स रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है ना। ये लीनियर रिलेशनशिप बहुत सारी चीजों में होता है, ये परसेंटेज में भी होता है। फर्ज करें मुझे 10% प्रॉफिट हुआ है। आज मैंने बाहर फ्रूट की रेडी लगाई थी, उसमें मैंने 1 लाख का सामान रखा था, 10% प्रॉफिट हुआ। 1 लाख का 10% हम पीछे कर चुके, 10,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर मुझे 10% की बजाय 20% का फायदा, एक मिनट ठहर जाओ यार, अगर 20% का फायदा हुआ होता तो, अगर 5% का फायदा हुआ होता, अगर 1% का फायदा हुआ होता, इसका मतलब हर 1% पे 1,000 का फायदा। फिक्स है ना रिलेशनशिप आपस। वी गुड सो फार। तो ये रिलेशनशिप कई चीजों में फिक्स होता है, हम वो सारी चीजों को स्टडी करेंगे। लेकिन ये कैलकुलेट करने का कोई शॉर्ट, कोई पैटर्न भी तो फाइंड किया होगा किसी ने। somebody फाउंड अ पैटर्न, उसने उसको कोई नाम भी दिया। मैंने उस पैटर्न में, उस मेथड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है बच्चों की, क्योंकि बच्चे बार बार उसमें कुछ गलती कर रहे थे। मैंने मॉडिफिकेशन करके एक तरीकाकार इख्तियार कर लिया है, दैट इज कॉल्ड, हमने इसका नाम रखा है सर उसामास टिक टैक टो मेथड। हमने इसका नाम क्या रख दिया है? टिक टैक टो मेथड। ये किसके लिए? मैंने भी आपको बताया, जब आपने कोई चीज स्टडी करनी है तो दूसरी चीज को फिक्स करना, तो आपको असल में दोनों का रिलेशनशिप पता होना लाजमी है। रिलेशनशिप पता होना दोनों का। जिन चीजों को आप फाइंड कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप पता नहीं है अगर आपको, तो आप, मिसाल के तौर पे, अगर मेरे पास सवाल ये आता है कि जनाब मैंने 5 किलो आलू खरीदे हैं, आप बता दें कितना बिल बनेगा। क्या खरीदे? बॉट 5 kg आलू। आपको कहता है कॉस्ट क्या आएगी इसकी, बिल क्या बनेगा? आप इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं? कितना आएगा? कहता है 5,000। क्या ये सही जवाब दे रहा है? मैंने 5 किलो आलू खरीदे हैं, 5,000 के आएंगे। कितने के आएंगे? कहता है सर पहले 1 किलो की वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड फॉर दैट मैटर जरूरी नहीं है 1 किलो की वैल्यू पता हो, लेकिन मुझे कोई ना कोई ऐसी, ये कंपैरिजन किस किस का आपस में हो रहा है? ये कंपैरिजन हो रहा है बेटे बेसिकली किलोग्राम्स का रुपीस के साथ। अगर मुझे कम से कम कहीं पे बिल उसने ये बना के नहीं कहा कि ओरिजिनली कोई पर केजी 1 kg की वैल्यू दी, यार इधर नहीं देख रही ना, देखो फिर नहीं देख रही ना, तो फिर कैसे समझ आएगा? यही मैंने फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है। अगर मुझे नहीं कहेगा वो कि 1 किलो इतने के मिलते हैं, तो 5 किलो कभी भी नहीं फाइंड कर सकता। चले वो 1 किलो का ना बताए, वो बता दे 100 किलो कितने के मिलते हैं, वो 50 किलो के बता दे रेट, 10 किलो का बता दे, लेकिन मुझे कम से कम एक रेट चाहिए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको आप कहेंगे ओजी वैल्यू, ओरिजिनल हमारे पास है। मिसाल के तौर पे यहां पर आप समझ लें, लेट्स से वो कह रहा है यार 1 किलो जो है ना वो मिलते हैं 100 रुपए के। 1 किलो किसमें मिलते हैं? अब मुझे उसने कहा गया है, उसने कहा यार अब तुमने, अब आ जाते हैं उस पे जो उसने फाइंड करने के लिए कहा है। जो उसने फाइंड करने के लिए कहा है मुझे, उसमें उसने वैल्यू किसकी दी हुई है केजी और रुपीज में से? केजी की क्या रुपीज की? 5 kg। जिसकी वैल्यू नहीं दी, लेट्स कॉल इट एक्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इन्हें हमेशा करना आपने क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास सिचुएशन ये इक्वल बनेगी। 1 टाइम्स x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 100। दैट्स x इक्वल्स टू 500। x ही तो फाइंड करना था ना हमने। x क्या था? x आप ऊपर से देख सकते हैं कि x क्या है? रुपीज है। सो मुझे पता लग गया 5 kg
आलू इज इक्वल टू 500 rupees. If there is any confusion in anyone's mind, please पूछ लो. This is basically it is called as this is basically called as this is famously known as unitary method. आपको ये नाम पता होना जरूरी है नहीं, लेकिन वो बच्चों से अक्सर इसमें ना गलती हो जाती है, तो मैंने इसलिए इसको टिक टैक टो तो सबको आता है, हु डजंट नो टिक टैक टो कैसे बनाते हैं, और मैंने फिक्स कर दिया आपके सामने. क्या फिक्स कर दिया? ऊपर वो दो क्वांटिटीज, अब मैं सबकी वैल्यूज लिख रहा हूं. यहां पर वो क्वांटिटीज आ जाएंगी जिनका आपस में रिलेशनशिप था, द इंटर रिलेटेड क्वांटिटीज. मैंने ऊपर यही जिक्र किया था ना. मेरी रूट समझ आ रही है? और यहां पर ये कौन सा रिलेशनशिप है? मस्ट नो रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप आपके पास लाजमी होना चाहिए. अगर नहीं है, आप ये काम, कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? रट्टा मारना इस बात का. टिक टैक टो यूनिटरी मेथड. प्लीज तवज्जो काम पे. कैन ओनली बी यूज्ड in when there is direct linear relationship. अगर रिलेशनशिप डायरेक्ट है और लिनियर है. अगर डायरेक्ट और लिनियर नहीं है तो आप ये काम, कोई कंफ्यूजन? यहां तो कोई मसला? अब ये कहां कहां यूज हो सकता है ये लिख लेता हूं. जी बेटे, एक मिनट बेटे. हम इसे बेटे फाइंड कर सकते हैं, इसे कहां निकाल सकते हैं? सबसे पहले बेटे हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में निकाल सकते हैं. हम इसे बेटे इंटरेस्ट में निकाल सकते हैं. इंटरेस्ट समझते हैं क्या होता है? सूद. वो भी कब? अगर फिक्स्ड हो. हम इसे बेटे परसेंटेजेस में यूज कर सकते हैं. और कहाँ यूज कर सकते हैं? हम इसे बेटे मैप्स एंड स्केल में यूज कर सकते हैं बेटा. और कौन सा टॉपिक होता है हमारे पास? वो हमने अभी क्लास में जिक्र नहीं ना किया, मैं अभी उसका एंड पे जिक्र करना चाहता हूँ ताकि आगे वो पढ़ाऊं. हम्म. हम इसे आ, क्या कहते हैं उसको यार? यूनिट कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं बेटा. हम इसे करेंसी एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं बेटा. और हम इसे बेटे यूज कर सकते हैं रेशियो में. अब ये मैंने रेशियो एंड पे क्यों लिखा है, ग्रीन करके क्यों लिखा है, वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस बात में बना हुआ है कि मैंने आगे रेशियो को डिस्कस करना है. बाकी 6 आपको शायद अभी अंदाजा नहीं हुआ, बाकी 6 मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सिर्फ मैंने लफ्ज नहीं लिखे हैं.
मैं एग्जांपल दूं आपको। अभी जो मैंने आपको टिक टैक टो मेथड पढ़ाया है उसमें मैंने बता दिया फिक्स रिलेशनशिप है। अगर मैं आपको कहूं $5 100 के हैं, $50 की वैल्यू निकालें, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल पैसे उधार दिए जाएं किसी को तो उससे $2000 इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 साल का इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल लिया ना। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी बच्चे के 50% मार्क्स आए हों तो वो 500 बनते हैं, आप 80% कितने बनते हैं निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई लाइन मैंने सफ़े के ऊपर खींची है 2 सेंटीमीटर की, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर की लाइन रियल लाइफ में रिप्रेजेंट करती है 2 किलोमीटर को, तो आप बताएं 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचूं? आप ये कर सकते हैं कि नहीं टिक टैक टो मेथड से? कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 मीटर्स के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और अगर मैं कहूँ करेंसी एक्सचेंज की, मैंने पहले एग्जांपल दे दी। हेंस ये सारे के सारे इसी एक टॉपिक में क्लियर हो जाते हैं। सिर्फ अब इनके एग्जांपल के क्वेश्चंस कर लेंगे हम। वी गुड सो फार? रह गई चीज रेशो की। ये रेशो क्या भला है? ये रेशो तो मैं रेशो का सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी दूंगा, उस वक्त तक मेरा ख्याल बायो और सीएस के सर आ चुके होंगे, तो रेशो की डिटेल्स हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। जी, कोई कंफ्यूजन? कल क्लास में बल्कि शायद मैं रेशो डिस्कस ही ना करूं, मैं सैटरडे को आपका मैथ्स का टेस्ट लेना चाहता हूँ। किस चीज का टूर्नामेंट? तो वो Sir, जब why खत्म do you होगा keep आके टेस्ट दे देना, Saturday and Sunday? वो Because दिन में आके like दे देना। Saturday and Sundays are off. बेटा मुझे समझ नहीं आ रही आपकी, आप क्या कह रही हैं? Saturday and Sundays are off, so why do you keep on saying that I want to take tests on बेटे क्योंकि Saturdays? समटाइम्स ना हम थोड़े दिनों बाद सैटरडेज ऑन कर देंगे, अभी कुछ दिन बाद। तो वो जब हमने ऑन करने होते हैं ना, तो हम स्टार्टिंग में ऐसे ही कोई एक आधा टेस्ट पहले रखते हैं, बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता कायल करते हैं, सैटरडे को भी आया जा सकता है। आगे चलते हैं, बिजनेस की नहीं ऑन होते हैं। जरा आप प्लीज रेशो की तरफ आना चाहता हूँ यार, एक काम कर लें। केमिस्ट्री का पेपर दिया है उसको, उस, किसकी मिसाल दे रहा हूँ? तो कल ही ना उसने कल छुट्टी, आपको भी छुट्टी दे दूंगा यार, आप क्यों टेंशन लेते हो? आज भी नहीं आना चाह रहा था, फिर आपने उठाया इसको। कल भी छुट्टी की है तो कॉल आई है, फिर क्या कहते हैं घर वाले? घर वालों ने अभी तक कहा नहीं, वो कर रहने दो, पढ़ाई छोड़ो, क्या करना पड़ गया। फिर राइड मिली ही नहीं है। आपके सब्जेक्ट्स डिसाइड हो गए? आपके सब्जेक्ट डिसाइड हो गए, फाइनलाइज हो गया? हम मैथ्स के बाद अब हम बिजनेस की क्लास ले रहे हैं। किससे बात करनी है? नहीं, आज फाइनल करना है मुझे, आज यहाँ आपने इधर बैठना है या उधर बैठना है, एंड दैट वुड बी फाइनल। ठीक है, अभी बात करनी है, बाद में नहीं करनी है। अच्छा जी, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस। ये अभी तक आपने रेशियो का वर्ड मेरे से सुना था? अब मेरे से टेक्निक सुन ले, Well, नए बच्चों के लिए स्पेशली बताने लगा हूँ। kind of. मुझसे नहीं ना आपने रेशियो का वर्ड सुना। अब देखिए, मैं पूरे लेक्चर में 50 जगह जरूरत पड़ी मुझे रेशियो वर्ड बोलने की, मैं रेशियो की जगह वैल्यूलेस बोल के आगे निकल जाता हूँ। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि पुत्र, ये मैं आपको नए बच्चों के लिए स्पेशली रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये उसूल जिंदगी में अपनाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। फलक साहब, तो थोड़ी सी भी समझ आई है मेरी किसी बात की आज की? नहीं, आपका ध्यान ही कहीं और है मेरी तरफ ध्यान? ओ नहीं है ना, उसे ध्यान ही तो दें ना। तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान सीखे और, तो ये तो यार फिर मसला हो गया, अगर मैं मैथ का टीचर हूँ तुम्हें कुरान तो नहीं सिखा रहा, तो फिर मैं तो मेरे दिल में ख्याल नहीं आएगा मैं बेहतर होना चाहता हूँ। तो आई रियलाइज अगर मुझे दुनिया का बेहतरीन मैथ्स का टीचर बनना है तो मुझे वही टेक्निक अप्लाई करनी है जो कुरान की टेक्निक है। एंड जिस तरह कुरान हर किसी को क्लिक नहीं करता जब तक वो अपना सीना नहीं खोलेगा, कुरान उसको कहाँ क्लिक करेगा? उसी तरह आई नो मैं भी सबको क्लिक नहीं करूंगा जिंदगी में शायद, लेकिन आई नो नाउ दिस इज द बेस्ट वे टू टीच मैथ्स और एनी सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज दैट मेथड? कुरान कैसे लिखा हुआ है? कुरान के अंदर मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि अल्लाह ताला कोई टर्मिनोलॉजी तब तक इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि उसकी एन जरूरत ना आ जाए। और अगर कोई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दें जिससे अरब्स अनफेमिलियर है, तो पहले उसकी डेफिनेशन देते हैं।
और अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दें कि जिसकी डेफिनेशंस एक से ज्यादा एक्सेप्टेड हैं, चलती हैं दुनिया में, तो अल्लाह ताला पहले बताते हैं कि यहाँ उनकी कौन सी डेफिनेशन मुराद थी। ये पहली सूरत से ही अल्लाह ताला का तरीकाकार है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत के रास्ते पर चला। तो इस्तिकामत तो बेटा उसके अंदर भी है जो शैतान है। देखे ना, बड़ी इस्तिकामत से मैं कितना ज्यादा जोर लगा रहा हूँ, पढ़ ले, लेकिन वो पूरी जान मार देंगे ना पढ़ा जाए। इस्तिकामत तो है, कंसिस्टेंटली, मैं आपका कह भी ना, कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहे हैं मेरी पढ़ाई से जान छूट जाए। मैं कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़े। तो हम दोनों इस्तिकामत दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? अब कंसिस्टेंसी कौन सी दिखानी है? साथ ही अल्लाह ताला ने डिफाइन किया है, सिरातुल लदीना अनअमता अलैहिम, वो वाली कंसिस्टेंसी जो अल्लाह को पसंद है, वो वाली नहीं जो अल्लाह का जिन पे गुस्सा है। अब इन दोनों में से कौन सी कंसिस्टेंसी अच्छी है? पढ़ाई की कोशिश करना या पढ़ाई से जान छुड़ाना? अल्लाह को कौन सी पसंद होगी? वी कैन ऑल गैस। अब इस बात को तो आपने समझ लिया जो मैंने बताई। अगली बात मेरी जो साथ है वो समझ लें। Whenever you are explaining something to somebody, if you use a word, ये हर सब्जेक्ट में काम आएगी। ये बिजनेस स्टडीज में बहुत काम आएगी, आपको इकोनॉमिक्स में, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लाम में बहुत काम आएगी। इफ यू यूज अ टर्मिनोलॉजी दैट हैज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लेनेशन, पहले उसको वहां पे एक्सप्लेन करो, फिर आगे जाओ, आपका पूरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। दैट्स हाउ आई ट्राई टू टेक थिंग्स। मैंने रेशो का लफ्ज आज पहली दफा आपके सामने इस्तेमाल किया। अब मैं आगे जाऊंगा ही नहीं जब तक रेशो ने ट्राई कर देता। तो टू डिस्क्राइब रेशो, मैंने आपके सामने हेडिंग डाल रहा हूँ जनाब, वापस इसको फिर से मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ। अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, अंडरलाइन करने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पे इधर 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 देखना होता, इधर ध्यान। साल ने ना इधर भेज दिया ना आपको, तो आपको इधर का एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। इधर यहाँ पे ध्यान ना होता, हम क्लास में नहीं बिठाते हैं, ठीक है? एंड व्हेन वी डोंट लेट यू सिट इन द क्लास, वी डोंट लेट यू सिट इन द अकेडमी। तो जो प्लीज इधर सबकी हो, ठीक है? हमने कहा था कि जनाब सीएस के साथ हल्का सा टच लो इसका। हमने कहा था डेटा रिप्रेजेंटेशन के कई तरीके हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? रिप्रेजेंटिंग डेटा से मुराद यहाँ क्या है? क्वांटिटीज। सीएस वाले इनको रिप्रेजेंट करते हैं वंस और जीरोस की फॉर्म में, ठीक है? हमने कहा था हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर की फॉर्म में, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की फॉर्म में, राइट? हम इसको और भी सिंबल्स हैं पुराने पिछले वाले, उनकी फॉर्म में भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटास को रेशियो की फॉर्म में भी। तो ये भी एक तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। आमतौर पे बच्चे समझते हैं कि रेशियो और फ्रैक्शन आमतौर पे एक ही चीज है, क्योंकि लिखने का स्टाइल करीब करीब है। मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई हैव अ Well, चॉकलेट बार। sometimes it's also that ratio means fraction, but आई डोंट they're नो, just आई डोंट वांट टू नो written in व्हाट डू यू थिंक context. रेशियो मींस। नहीं नहीं, आई डोंट वांट दैट फ्रॉम यू। आई वांट यू टू बी लिसनिंग टू मी नाउ। Okay. मेरे सामने ये एक चॉकलेट है, सपोज, आई होप मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नहीं इक्वली ने डिस्ट्रीब्यूट किए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो हम इनको क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपके लिए सहूलत बन जाए। राउंड फिगर ले लूंगा ना, जरा समझाने में आसानी होगी। सपोज आई हैव दिस चॉकलेट, और मेरे पास इस चॉकलेट के हैं जनाब, ये ब्लू पेन से मैं कर रहा हूं, ठीक है? अगर आप गौर करें तो हम लोग, अब मैं आपके सामने फ्रैक्शन वर्सेस रेशो कर रहा हूं, ठीक है? ये जो पार्ट है, अगर मैं लिखूं कि मेरे पास ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, मैं उस पार्ट को जरा हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला पार्ट जो है मेरे पास, अगर किसी ने ये ब्राउन जो ऑरेंजिश सा मेरे पास इस टाइम क्यूब है, चॉकलेट का पीस है, एक छोटा पीस ऑफ चॉकलेट है, अगर ये छोटा पीस ऑफ चॉकलेट मुझे मिल जाए, तो मुझे कितनी चॉकलेट मिली है? somebody would say, एक छोटा बच्चा होगा, वो कहेगा मुझे एक चॉकलेट मिली है।
सुन तो ले यार। एक छोटा बच्चा होगा तो वो क्या कहेगा, मुझे एक चॉकलेट मिली है। क्यों? बिकॉज उसके जहन में जो स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे नंबर के जरिए करें, ग्राफ के जरिए, किसी भी तरीके से करें, देयर इज अ स्टैंडर्ड जिसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? अभी आप किसी बच्चे को भी पूछें, किसी, मुझे ले जाएं किसी मॉन्टेसरी क्लास में और पूछें जी सर की हाइट बड़ी है कि छोटी है, तो वो क्या कहेंगे? और आपकी क्लास में आऊंगा तो क्या कहेंगे, मेरी हाइट? नहीं, आप लोग तो नहीं कहेंगे ना। आप लोग क्या कहेंगे, सर की हाइट छोटी है। ऐसे ही है ना? अब जरा इसका मतलब है, आप लोग जब हाइट को छोटा कह रहे हैं तो आपके जहन में स्टैंडर्ड शायद आपकी अपनी हाइट है, या आपके बाप की, या आपके भाई की। डू यू हैव समबडी इन माइंड जिसके कंपैरिजन में आप मुझे कह रहे हैं आपकी हाइट छोटी है? और वो जो मॉन्टेसरी वाले बच्चे हैं, वो जब मेरी हाइट को बड़ा कह रहे हैं, तो उनके जहन में भी कोई कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक शायद वो अपनी हाइट या अपने क्लास फेलो की हाइट के मुताबिक बात करें। देयर इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड। जब किसी छोटे बच्चे को ये पीस ऑफ चॉकलेट दूंगा, पता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे अंकल ने एक चॉकलेट दी है, क्योंकि उसके जहन में स्टैंडर्ड ही है। किसी बड़े बच्चे को जिसने ये पूरी चॉकलेट देखी हुई है, उसको कहूंगा कि मुझे ये चॉकलेट, मैंने इसको कितनी दी है, तो वो कहेगा आपने इसको, हाँ जी हमदाद, कितनी दी है? 1/3 चॉकलेट दी है। क्योंकि उसके जहन में स्टैंडर्ड क्या है? उसके जहन में स्टैंडर्ड पूरी चॉकलेट है, वो पूरी चॉकलेट को देख रहा है। यहां तक कंफ्यूजन? तो उस चॉकलेट का तो एक पार्ट मिल गया ना। यहां तक प्रॉब्लम? अब फर्ज करें कि वो चॉकलेट मैंने एक बच्चे को नहीं, दो बच्चों को दी है। एक बच्चे को मैंने चॉकलेट नहीं दी, इनफैक्ट मैंने वो चॉकलेट दे दी है दो बच्चों को। और दी किस, आ जाओ ब्रिश, और दी किस तरह से है? एक बच्चे को मैंने चॉकलेट दे दी है बेटा ग्रीन, ये ऑरेंज वाली, और एक को मैंने दे दी है ग्रीन वाली। अब उस बच्चों से पूछे, अब वो बच्चे अगर होंगे ना मॉन्टेसरी के, तो पता क्या कहेंगे कि हमें कितनी कितनी चॉकलेट मिली है? कहेंगे हमें हाफ हाफ मिली है। मॉन्टेसरी के बच्चे हैं ना छोटे, उनको क्या पता? अब वो भी अकलमंद हो गए हैं, तो वो क्या कहेंगे, हमें कितनी कितनी चॉकलेट मिली है? वो कहेंगे बाबा ने, अंकल ने, चाचू ने, सर ने हमें चॉकलेट कितनी दी है। एक बच्चा कह रहा है मुझे, क्या वो ये कहेंगे मुझे 1/3 और 2/3 मिली है? वो पता क्या मिलेंगे, अगर उन्हें नंबर्स की सेंस होगी, वो कहेंगे कि हमें चॉकलेट मिली है जितनी इसको चॉकलेट मिली है, मुझे उससे डबल चॉकलेट मिली। वो क्या कहेंगे, जितनी है, वो यही यही बोलते हैं बेटे। आप कुरान खोलिए जरा। कुरान में जब विरासत का हिस्सा तकसीम किया गया, तो कैसे किया गया? बेटी को एक हिस्सा दो, बेटे को दो हिस्से दो। इसका मतलब आप विरासत के हिस्से कितने करने हैं? चलो, अगर सिर्फ एक बेटी और एक बेटा है, विरासत के कितने हिस्से करने हैं? तीन है, दो नहीं करने हैं। कितने करने हैं? बेटी को एक हिस्सा देना। आप समझें ये विरासत, और मैं कुरान की जुबान में आपसे कानून विरासत डिस्कस कर रहा हूँ। आप आम मैथ्स, एक कॉन्सेप्ट देखने का क्या है कि मुझे 1/3 दे दिया गया है, दूसरे भाई को 2/3 दे दिए गए, तो ये क्या हो गया है, 1/3 हो गया है प्लस 2/3 हो गया। ये वाले जान सुन ले, पंखा बंद करना। पाके से पूछ को सीएस के साथ आए, नहीं आए तो फोन पे पूछा ना। एक सेकंड पे। मैथ्स वाले बच्चे जो आम रूटीन, जितना मैथ्स आपको आज तक आता था, उस मैथ्स के मुताबिक क्या हुआ, विरासत के किए गए हैं तीन हिस्से। एक हिस्सा उनको दे दिया गया 1/3, 1/3 उसको दे दिए गए 2/3। और रेशियो क्या होती है, वो होल को नहीं देखती, आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। रेशियो में क्या होता है, वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ। तो हुआ क्या है, वो तो टोटल पार्ट्स कितने किए हैं हमने? टोटल पार्ट्स हमने किए हैं तीन। टोटल पार्ट्स कितने किए हैं? गर्ल को कितने तीन। पार्ट्स दिए हमने? 1 पार्ट दिया। बॉय को कितने पार्ट्स दे दिए? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? वी गुड सो फार?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Yeah, but you could मसला? have given the girl 1.5 and the boy also अब कॉन्सेप्ट 1.5. समझ आ गया आपको क्या हुआ? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? किसी को कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो? Yes, sir. अब याद है आपको मैंने कहा था डिवीजन कोई और चीज होती है, फ्रैक्शन कोई और चीज होती है। हम इक्वल इसलिए लिख लेते हैं कि एक दूसरे से बाद में इनको सिंपलीफाई करते जाएं तो वन क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द अदर क्वांटिटी। हमने इसी तरह फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस को किया था कि 50% को 1/2 भी लिखा जा सकता है, 0.5 भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सेम क्वांटिटी को 1/3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1:2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/2 से नहीं इसको रिप्रेजेंट कर सकते आप गौर करें कि ये जो ब्राउन कलर की या ऑरेंज कलर की क्वांटिटी है, इसको मैं 1/3 तो कह सकता हूँ, इसको मैं 1:2 भी कह सकता हूँ। यानी फोकस मेरा फिर 1 पे होगा। 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स हो गया ना फिर। लेकिन मैं इसको 1/2 नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन जब मैथ्स में हम जाते हैं, रेशियो को जब सिंप्लीफाई करना हो, मिसाल के तौर पे ये चॉकलेट, ये जो विरासत है, ये 3 प्रॉपर्टीज ना होती, ये 30 प्रॉपर्टीज होती। सिर्फ एक लम्हा, ये कितनी प्रॉपर्टीज होती? 30 प्रॉपर्टीज। तो क्या होता? 10 प्रॉपर्टीज एक को मिलती हैं, 20 प्रॉपर्टीज। तो सिंप्लीफाई करके ये यही सिचुएशन बन जाती है ऊपर वाली। चूंकि ये सिंप्लीफिकेशन वैसे ही हो रही है जैसे, इसलिए बेटा इनको हम इनसे रिलेट करते हैं। वरना आपके जहन में हमेशा ये कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए? रेशियो मींस होल के इतने पार्ट किए गए हैं। दिस इज वन पार्ट, दीज आर टू पार्ट्स। एक पार्ट ये चला गया आपके पास और टू पार्ट्स। बेटा ये कॉन्सेप्ट बताना क्या जरूरी था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? नहीं, क्वेश्चन आपने वैसे भी पहले भी आपने रेशियो के सवाल, आपको लगता ही होगा बड़ा आसान चैप्टर है। बताया पता क्यों जरूरी है? अगले चैप्टर्स आपको अब आसान लगेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब मैं याद कराऊंगा रेशियो ये होती है, तो आप कहेंगे अच्छा वेक्टर्स तो कोई मसला ही नहीं है। वरना वेक्टर्स में दुनिया फंस जाती है। वी गुड सो फार? इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे और टेस्ट प्रॉबली हफ्ते को ही होगा। अपना ख्याल रखें। क्लास यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। सीएस और बायो की क्लास रिज्यूम कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।